और आर्टिकल नंबर 22 में आप लोगों ने लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। सबसे पहली लाइन यही लिखी है। दूसरी लाइन इसमें आप लोग लिखते हैं कि आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा। तीसरी लाइन इसकी कहती है कि यह नियम शत्रु देश के नागरिकों पर लागू नहीं होगा, पोटा, मकोका और आतंकवादियों पर लागू नहीं होगा, लेकिन उन्हें भी 6 महीनों से अधिक कारावास में नहीं रखा जा सकता है। नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी मोर देन 24 आवर्स एंड शैल बी प्रेजेंटेड टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। दिस रूल शैल नॉट अप्लाई ओवर द पीपल ऑफ एनिमी कंट्री, पोटा, मकोका और टेररिस्ट, बट दे आर नॉट ऑल्सो डिटेन्ड मोर देन 6 months। अब इसका मतलब क्या है? क्राइम हुआ, सूचना पुलिस को दी गई, सूचना रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। पुलिस घटना स्थल पे पहुंचेगी और घटना स्थल से पुलिस अरेस्ट करेगी एक्यूज्ड, आरोपी को। आरोपी कोई भी हो सकता है। अगर पुलिस के सामने ऐसे विटनेस हैं जिन्होंने कहा कि ये अपराध होते हमने देखा है, 100% श्योरिटी के साथ, एक नहीं 10 लोगों ने कहा कि अपराध होते हमने देखा है, तब भी पुलिस गिरफ्तारी के समय किसी व्यक्ति को कन्विक्टेड नहीं कहेगी, अभियुक्त तो नहीं कहेगी। क्यों नहीं कहेगी? क्योंकि ये उसका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 20 आप लोग पढ़ चुके हैं। पुलिस ने पकड़ा आरोपी को और पकड़ने के बाद लाई कोर्ट। कोर्ट में उसके ऊपर मुकदमा चला। मुकदमे में एविडेंस और विटनेस को जांचा परखा गया। कोर्ट जब भी कोई डिसीजन देगा तो एविडेंस और विटनेस के आधार पर ही देगा। अगर एविडेंस और विटनेस इस व्यक्ति के फेवर में थे तो ये बरी हो जाएगा, इसको इनोसेंट घोषित कर दिया जाएगा। और अगर एविडेंस और विटनेस इस व्यक्ति के खिलाफ थे तब ये एक्यूज्ड कन्विक्टेड कहलाएगा। एंड कन्विक्टेड शैल बी पनिश्ड, अभियुक्त कहलाएगा। आरोपी और अभियुक्त में यही अंतर होता है। ये आप लोग आर्टिकल 20 में पढ़ करके आ रहे हैं। साथ ही आपने ये देखा कि ये पूरा प्रोसेस जो है ये कोर्ट में चलता है। पुलिस को ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं कि वो किसी व्यक्ति को अभियुक्त मान ले, किसी व्यक्ति को सजा दे दे या पुलिस किसी व्यक्ति को जेल भेज दे। ये सब काम कोर्ट का होता है, जज साहब ये सब काम करेंगे। लेकिन जब पुलिस किसी आरोपी को पकड़ेगी तो उसको पकड़ते ही तो कोर्ट नहीं ला सकती है। अब कोर्ट कोई धर्मशाला तो नहीं है ना कि किसी को पकड़ा और वो मार खाया हुआ है बेचारा, पसीने से लथपथ, तो उसको कोर्ट पहुंचा दिया। जज भी कहेंगे कि हमारे पास यही काम है क्या? तो पुलिस व्यक्ति को पकड़ेगी, आरोपी को अरेस्ट करेगी और अभिरक्षा में रखेगी, लॉकअप में रखेगी। जिस दौरान व्यक्ति लॉकअप में रखा जाएगा उस दौरान पुलिस वापस घटनास्थल पर जाएगी और इस बात की जांच करेगी कि क्राइम क्या हुआ था। एविडेंस और विटनेस कलेक्ट करेगी और फिर इसी आधार पर चार्जशीट तैयार करी जाएगी। चार्जशीट कैसे तैयार होती है यह भी मैं आपको पीछे बता चुका हूं। लेकिन लॉकअप में किसी व्यक्ति को रखने की ड्यूरेशन क्या है, वो ड्यूरेशन यहां पे बताई गई है। ड्यूरेशन है 24 आवर्स, 24 घंटे। तो जो लाइन आप लोग लिखते हैं आर्टिकल 22 में, उसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यानी कि लॉकअप की ड्यूरेशन होती है 24 आवर्स। पुलिस किसी भी व्यक्ति को हवालात में 24 घंटों से ज्यादा नहीं रख सकती है। क्यों नहीं रख सकती है? क्योंकि पुलिस का काम जस्टिस नहीं है। पुलिस का काम है आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कर देना, बस एविडेंस विटनेस कलेक्ट करना और केस को मजबूत बनाना। अब एक सवाल यहां पे ये आता है कि ये तय कौन करेगा कि 24 घंटे हो गए? ये बड़ी समस्या है। तो इसको तय करने के लिए जैसे आप कोचिंग आते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं तो आप साइन करते हैं, रजिस्टर होता है, अटेंडेंस लगाते हैं। स्कूल में तो रोज अटेंडेंस होती है, कॉलेज के लेवल पे हो सकता है आप साइन करते हो, कोचिंग में आप आते हैं साइन करते हैं। तो जब किसी पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वहां पे भी साइन होते हैं। उसको बोलते हैं जीडी, जनरल ड्यूटी। पुलिस स्टेशन में, थाने में एक रजिस्टर होता है जिसको जनरल ड्यूटी बोलते हैं। उस रजिस्टर में कोई भी आगंतुक, कोई भी विजिटर है तो उसकी एंट्री होती है। सबसे पहले सीरियल नंबर होता है, फिर नाम, पता, आने का समय, आने का कारण और जाने का समय, ये पूरी लाइन होती है। आप पहुंचे सुबह सुबह, आपने डाला सीरियल नंबर 1, फिर नाम लिखा अपना, एड्रेस, कहां से आए हैं, आने का समय लिखा, आने का कारण लिखा, फिर जाने का समय।
मैंने कहा कि ये रजिस्टर विजिटर्स के लिए होता है, आगंतुकों के लिए होता है। अगर आप गिरफ्तार होके आए हैं, अरेस्ट होके आए हैं, तब भी ये रजिस्टर आपके लिए है। और अगर आप थाने किसी काम से गए हैं, किसी से मिलने गए हैं, कोई साइन कराने गए हैं, कोई एप्लीकेशन देने गए, रजिस्टर तब भी आपके लिए है। इसलिए ध्यान रहे, जब भी थाने जाएं तो इस रजिस्टर में साइन जरूर करें। इसलिए साइन करें क्योंकि आपकी एंट्री फिक्स हो गई, फिर आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। उदाहरण के तौर पे आप लोगों ने सुना होगा कि पुलिस किसी को ले गई पकड़ के, अब वो 1 हफ्ते से थाने में ही पड़ा हुआ है, ना उसको कोर्ट ले जा रही, ना उसको जेल भेजा जा, थाने में ही है वो। अब ये कैसे हो गया? तो सिंपल सी बात है कि उसका नाम जीडी में नहीं चढ़ाया गया होगा। अब आप कहेंगे कि पुलिस ने क्यों नहीं चढ़ाया जीडी में नाम? तो आज के पहले क्या आपको पता था कि जीडी में नाम चढ़ाया जाता है? तो जब आपको ही नहीं पता था तो सड़क पे चलने वाले आम आदमी को कैसे पता होगा? जानकारी का अभाव, जागरूकता की कमी। बिना नाम चढ़ाए, बिना एंट्री किए रजिस्टर में किसी व्यक्ति को थाने में रख लिया गया और रखने के बाद वो पड़ा है। तो यानी कि यहां पे भी नियमों का मिसयूज कहीं ना कहीं हो रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे मॉनिटरिंग अच्छी हो रही है, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो अब ये समस्या भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। पुलिस किसी को 24 घंटे से ज्यादा रखती नहीं है, लेकिन फिर भी अभी अगर आप पिछड़े क्षेत्रों में चले जाएं तो ये एक आम बात है, ये होता है। दूसरी लाइन इसमें है कि आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पहले के जमाने में 50s में, 60s में, 70s में या 80s की बात भी अगर हम लोग करेंगे तो गाड़ियां तो ज्यादा नहीं होती थी। आज तो पुलिस के पास पीआरवी है, इनोवा गाड़ी से चलते हैं, बढ़िया, कहीं भी जाना पहुंच जाएंगे। इसके पहले के समय में जीप वाला कॉन्सेप्ट होता था। और पुरानी अगर फिल्में कोई देखिए, 60s वाली फिल्में देखिए, 50s वाली फिल्में देखिए, तो आपने देखा होगा पुलिस पैदल आती थी डंडा लेकर के, और कोर्ट कचहरी दूर दूर होते थे। तो कभी कभी तो 24 घंटे कोर्ट जाने में ही लग जाता था। अगर कोर्ट जाने में 24 घंटा लग गया तो यह नियम तो फेल हो जाएगा। इसलिए यह कहा गया कि बंदी को अभिरक्षा में 24 घंटों तक रखा जा सकता है, फिर इसके बाद कोर्ट का टाइम। अब जैसे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट ही प्रयागराज में है। अब कानपुर से किसी आरोपी को अगर प्रयागराज ले जाना है तो आप आइडिया लगा लीजिए कितना टाइम लगेगा। अब मान लीजिए पुलिस उसको बस से ले जा रही है और रास्ते में लग गया जाम, तो आज के संदर्भ में भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस जमाने में आप आइडिया लगा लीजिए, बैलगाड़ी से ले जा रहे या साइकिल से ले जा रहे, बड़ी मुसीबत हो जाती थी ना। तो इस लिहाज से यह नियम भी करेक्ट, ठीक है। अब सवाल उठता है कि यह नियम किसके ऊपर लागू नहीं होगा? तो सबसे पहले शत्रु देश का नागरिक। वैसे तो भारत दुनिया में किसी देश को अपना शत्रु मानता नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई पाकिस्तान का सिटीजन पकड़ा गया, कोई चाइना का सिटीजन पकड़ा गया, तो इन मुल्कों के साथ हमारी थोड़ी सी टेंशन बनी रहती है। तो ऐसे लोगों पे ये 24 घंटे वाला नियम लागू नहीं होगा। पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, अगर किसी के ऊपर पोटा की धारा लगी हुई है, यानी कि आतंकवाद निरोधक कानून लगा हुआ है, तो भी उसके ऊपर यह नियम लागू नहीं होगा। मकोका, महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज्ड कंट्रोल क्राइम एक्ट, किसी के ऊपर यह धारा लगी हुई है, महाराष्ट्र सरकार का कानून है, तो भी यह नियम उस पर लागू नहीं होगा। और अगर आप सीधे तौर पे आतंकवादी हैं तो भी यह नियम आपके ऊपर लागू नहीं होगा। क्यों? यह भी सवाल है, क्यों लागू नहीं होगा? तो सुन के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बड़ी बड़ी धाराएं हैं। इन मामलों में जो भी व्यक्ति फंसा होगा उसने कोई जघन्य अपराध किया होगा, बड़ा अपराध, हत्या, बम विस्फोट, ये सब किया होगा, गैर कानूनी रूप से हथियार रखना, ये सब किया होगा। तो क्या इनके अपराध ऐसे हैं कि पुलिस 24 घंटे में जांच पूरी कर लेगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो इनको कैसे पुलिस फिर कोर्ट ले जाए और जज साहब से क्या कहेगी? तो इनके लिए नियम 6 महीने का है, लेकिन इन्हें भी 6 महीने से ज्यादा लॉकअप में नहीं रखा जा सकता है। आगे बात समझ में? तो अब आर्टिकल नंबर 22 एक बार पूरा पढ़ लीजिए आप। 3-4 लाइनें इसमें लिखी हुई हैं। सबसे पहली लाइन है कि गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा। यह नियम शत्रु देश के नागरिक,
पोटा, मकोका और आतंकवादियों पर लागू नहीं होता, किंतु इन्हें भी 6 माह से अधिक कारावास में नहीं रखा जा सकता। क्लियर? सारी लाइनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस राइज होते हैं। एक क्वेश्चन ये कि जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आपके सामने 4 लाइनें लिखी हुई हैं, लेकिन ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनका आपके जीवन में बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है। पूरा राइट ऑफ फ्रीडम 19 से 22, और मैंने आपको पढ़ाने से पहले ही बता दिया था कि आर्टिकल नंबर 20, 21 और 22 ये 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जिन पर पूरी आईपीसी और सीआरपीसी डिपेंड है। अगर आपने केवल ये 3 अनुच्छेद अच्छी तरीके से पढ़ लिए, 20, 21 और 22, और अपने जीवन में उतार लिए, तो आधे वकील तो आप ऐसे ही हो गए। लेकिन रट के नहीं, इसकी यूटिलिटी, इसकी व्यवहारिकता क्या है। अब पुलिस क्या करती है यह भी आप समझिए। जैसे आप कभी थाने चले जाइए, तो अगर आप कभी थाने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे कुछ अनवांटेड लोग आपको नजर आते हैं, जिनका थाने में कोई काम नहीं है और ना वो पुलिस में है, फिर भी नजर आते हैं। कैसे? तो वो सब थाने में ही रहते हैं, थाना ही उनका घर है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कप्तान साहब का आदेश आया, वायरलेस पे मैसेज आया कि शहर में जितने भी जुआ खाना है, जहां पे जुआ होता है, गैम्बलिंग होती है, छापा मारो, रेड डालो, और सुबह तक 1000 जुआरी चाहिए, अरेस्ट हो जाने चाहिए, और 10 थाने उस जिले में, तो हर थाने के हिस्से में 100 जुआरी आ गए। अब दरोगा जी आराम से सो रहे थे, थाना अध्यक्ष महोदय सो रहे थे, अचानक से वायरलेस से मैसेज आया। इसीलिए कहते हैं ना पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे की होती है। अब भागा पूरा थाना छापा मारने। अच्छा, पुलिस को सब पता होता है कहाँ चोर रहते हैं, कहाँ चैन खिंचती है, कहाँ गला कटता है, कहाँ जुआ होता है, सब पुलिस को सब पता होता है। थाने में जाइए, पूरा नक्शा टंगा होता है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है। पहुंचे, छापा मारा, आ गए लौट के। रात भर की मशक्कत करी, सुबह 5 बजे जब गिनती करी जुआरियों की तो निकले 99, एक कम है। अब एक कहां से लाएं? अब तो उजाला हो गया, अब छापा कैसे मारेंगे? तो बाहर निकले थाने के, देखा एक रिक्शे वाले रिक्शे पे सो रहा, उसने कहा उठो जरा। उसने कहा हाँ साहब। बोले अंदर चलो। उसको ले गए अंदर, बैठा दिया, बोले इसका भी चालान भरो, और उसका रिक्शा लाके वहीं थाने में खड़ा कर दिया। अब वो कहेगा साहब हमने किया क्या है, तो 2-4 थप्पड़ उसके लग जाएंगे, चुप हो जाएगा। कप्तान साहब, अच्छा उधर कप्तान साहब सो के उठे, आईपीएस अधिकारी, वो तो आदेश देके सो गए, यहां सबकी नींद खराब हो गई। वो सो के उठे, बच्चों ने जिद कर दी कि पापा आज जू जाना है, और उनका प्लान है जुआरियों की खबर लेने की। तो उन्होंने अगला वायरलेस किया कि हिदायत देके छोड़ दिया जाए, गिव देम वार्निंग एंड रिलीज, छोड़ो। रात भर मशक्कत करी, 99 जुआरी पकड़े, एक एडिशनल लेके आए बाहर से, 4-5 थप्पड़ उसको जबरदस्ती में मारे, चालान सबका भरने जा रहे थे, तब तक ये वायरलेस आ गया। अच्छा 99 तो छूट जाएंगे, वो एक क्या करेगा? साहब हमारा रिक्शा आपने अलग तोड़ दिया, थाने में जमा कर लिया, साहब हम कहाँ जाएंगे? अच्छा इधर सब नींद में, दिन संडे, तभी तो उधर कप्तान साहब के बच्चों ने जिद करी जू जाने की, तो बोले कि तुम बैठो, तुमको बाद में देखते। कहाँ रहने वाले हो? उसने बताया बिहार में कोई पिछड़ा हुआ जिला साहब, वहां पे बैठो। खाना बना लेते हो? बना लेते हो। जाओ 5 किलो मटन ले आओ, आज पूरे थाने को मटन खिलाओ तुम। पैसे दिए उसको, ले आया, बढ़िया मटन उसने बना दिया, सबको मजा आ गई, बढ़िया पार्टी हुई थाने में। वो देखा है ना गाना आपने, थाने में आज ऑन ड्यूटी, बजाए पांडे जी सीटी। हो बढ़िया पार्टी हुई, शराब पी गई, मीट खाया गया, और उसकी भी पीठ ठोकी गई कि बढ़िया यार तुम खाना अच्छा बनाते हो। सबने अपनी श्रद्धा अनुसार, किसी ने 100 रुपये उसको दे दिए, किसी ने 50 रुपये दे दिए, किसी ने 20 रुपये दे दिए, कोई ज़्यादा उसके ऊपर प्यार लुटा गया, 500 रुपये दे दिए, उसकी भी जेब भर गई। अगले दिन वो सुबह सो के उठा, देखा दरोगा जी तैयार हो रहे, बढ़िया आया, जूता साफ कर दिया, किसी की वर्दी धुलनी है वर्दी धो दी,
धीरे धीरे ही बिकेम द मेंबर ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब वो अपनी बीवी को चिट्ठी लिखता है, 10,000 रुपया भेज रहा हूं, आराम से सुख से रहना। और जब वो अपनी फोटो कभी भेजता है तो उसकी बीवी कहती है, तो बड़ा तुम अब अच्छे लगने लगे हो, बड़ा तुम हष्ट पुष्ट हो गए हो, चेहरे पे तुम्हारे रंग आ रहा है। अरे हम पुलिस में नौकरी करते हैं। रिक्शा, अब गरीब लोग रिक्शा चलाते हैं, हम थोड़ा चलाते हैं। बढ़िया काम करता है। और जब कभी जुआरी कम पड़ते हैं तो वो चालान भी करवा लेता है। जुआरी कम पड़ेंगे, चैन स्नेचर कम पड़ेंगे, कहीं कोई आरोपी अगर पकड़ नहीं आ रहा तो वही आरोपी बन जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन की पुरानी पिक्चर है ना, गोलू गवाह अदालत, तो उसमें अमिताभ बच्चन होता है, उसके बाद काम कुछ होता नहीं, मम्मी रोज चिल्लाती थी कि कुछ करते नहीं, कुछ करते नहीं हो। बढ़िया एक होल्डिंग बनवाता है, उसका नाम होता है गोलू, उस पर लिखवाता है गोलू गवाह। डकैती 5 रुपए, चोरी 2 रुपए, हत्या 10 रुपए, अपना रेट और टांग के कचहरी के बाहर खड़ा हो जाता था। जिसको गवाह की जरूरत है, गोलू गवाह खड़ा है। किस केस में गवाही चाहिए, ऊपर रेट देख लो। अच्छा, ऐसा प्रोफेशनल गवाह जब जाएगा अदालत में, विटनेस बॉक्स में खड़ा होगा, तो जज साहब उससे पूछेंगे ना, अबे तुम रोज रोज चले आते हो? अरे साहब मैं तो खुदा का बंदा हूं, जा रहा था रास्ते में, देख लिया मार रहा है उसको, चला आया गवाही देने, शायद कुछ पुण्य मिल जाए। अगले दिन फिर वही गोलू गवाह खड़ा है हत्या की गवाही देने। फिर तुम आ गए गोलू। अच्छा, जज उसका नाम तक जानता है, गोलू तुम फिर आ गए। अरे साहब क्या बताऊं, मतलब मेरी तो किस्मत ही खराब है, जा रहा था सब्जी लेने, देखा मर्डर हो गया। खुदा का बंदा हूं, मैंने सोचा चलो गवाही दे देता हूं। तो एक दिन ऑपोजिशन के वकील ने प्लान किया कि आज इस गवाह को जेल भिजवाऊंगा। हत्या का मामला था, 10 रुपए लेके गवाही देने आया था, और जो विक्टिम था उसका नाम था मूलचंद। तो उसने कहा कि तुम पहचानते हो मूलचंद को? बोले अरे साहब हाँ बिल्कुल पहचानते, मेरे घर के बगल में रहता था मूलचंद, मेरा रोज का उठना बैठना था उसके साथ, मेरी आत्मा को बिल्कुल आघात पहुंच गया उसकी हत्या के बाद। तो बोले बताओ मूलचंद की लंबाई क्या थी, कितना लंबा था मूलचंद? बोला मूलचंद की लंबाई साहब इतना रहा होगा मूलचंद, इतना। अब पूरी अदालत हंसने लगी। बोले अबे मूलचंद मुर्गा था। तो बोले साहब दूसरा हाथ तो लगाने दीजिए, इतना था। एक ही हाथ में समझ गया आप मूलचंद की, इतना था। ऐसा तो गोलू गवाह। तो जी ये अदालत मूवी है पूरा, अमिताभ बच्चन, बहुत प्यारी मूवी है, देखिएगा कभी समय मिले तो। ऐसे थाने में ये होता है। तो दीज आर द मेंबर्स ऑफ द पुलिस स्टेशन। कभी कोई जरूरत पड़े, अगर एक्यूज नहीं मिल रहा तो वो एक्यूज भी हैं, वो थाने के बावर्ची भी हैं, वो कपड़े धोने वाले धोबी भी हैं, और वो रात को पार्टी करने वाले ऑर्गेनाइजर भी हैं। और ऐसे लोग आप लोगों ने थानों में जरूर देखे होंगे। तो इनके लिए जीडीवीडी कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो नियम है आर्टिकल 22 के अंतर्गत उसमें मैटर करता है। जब भी आप थाने जाएंगे, किसी भी रीजन से जाएं, तो आप विजिटर्स बुक में अपनी एंट्री जरूर लिखेंगे, क्योंकि एंट्री दर्ज ना करवाने से आपके साथ भी वही हो सकता है जो रिक्शे वाले के साथ पहली बार हुआ था। हो सकता है कि थानेदार का मूड ऑफ हो और एक आरोपी ना मिल रहा हो, और मौके पे आप पहुंच जाएंगे, सर सिम कार्ड का एप्लीकेशन है और जरा मुहर लगवानी है, तो वो तो फ्रस्ट्रेटेड है बेचारे। तो इन चीजों को लेकर के भी आपको अलर्ट मोड में रहना चाहिए। आगे बात समझ में, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल क्या है वो भी आपने देख लिया, होता क्या है समाज में ये भी आपने देख लिया, और इस तरीके से हम राइट्स ऑफ फ्रीडम यहां पे समाप्त करते हैं। आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक की पूरी कहानी खत्म होती है। आप 19 एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए, 20 पूरा रिवाइज कर लीजिए, 21 पूरा रिवाइज कर लीजिए, 22 पूरा रिवाइज कर लीजिए, और किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो उसको आप डिस्कस करिए। अब अगला चैप्टर जो हमारा शुरू होगा कल, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार।